हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ पर मैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ, जिसका चैप्टर 2 मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। इसके कुछ वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको टेलर के द्वारा दी गई टेक्निक्स को पढ़ाऊंगी। हमने पहले वीडियो में पढ़ा कि टेलर ने ऐसी टेक्निक्स दी हैं जिसमें उसने साइंस का यूज़ किया है। कौन सी हैं वो साइंटिफिक टेक्निक्स, आज हम अपने इस वीडियो में समझेंगे बच्चों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं टेलर द्वारा दी हुई टेक्निक का। सबसे पहली जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने टेक्निक दी थी वो थी फंक्शनल फॉर्मेनशिप की टेक्निक बच्चों। इस टेक्निक में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये बताया है कि जो कोई भी फैक्ट्री होती है उसका जो डिवीज़न है वो दो चीज़ों के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। पहला होना चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड होना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो सबसे पहले जब वो काम स्टार्ट करे उसे दो भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। ऐसा टेलर ने क्यों किया? क्योंकि टेलर ने ये देखा कि जो बर्डन है वर्कर्स पर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये उसने सजेशन दिया कि आप प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग बनाइए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बनाइए, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। टेलर ने क्या सजेस्ट किया? टेलर ने कहा कि हर डिपार्टमेंट में कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट, सुपरवाइजर, गाइड, इंस्ट्रक्टर होने चाहिए जो वर्कर को इंस्ट्रक्ट करें। ठीक है ना। अब जिन्हें क्या कहा गया? फॉरमैन कहा गया। तभी है ना फंक्शनल फॉरमैनशिप इस टॉपिक का नाम। टेलर कहते हैं कि फॉरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट। इतनी सारी चीज़ें उस फॉरमैन में होना चाहिए। अब उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि एक व्यक्ति में इतनी सारी चीज़ें होना पॉसिबल नहीं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में आप 4 लोगों को नियुक्त कीजिए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें भी आप 4 लोगों को नियुक्त कीजिए, जिससे क्या होगा, एक ही व्यक्ति के ऊपर काम का बर्डन नहीं होगा बच्चों। अब कैसे डिवाइड किया जा सकता है? जैसे ये फैक्ट्री मैनेजर है, इसे एक को प्लानिंग इंचार्ज बना दिया, एक को प्रोडक्शन इंचार्ज बना दिया। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर एक है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा है रूट क्लर्क, तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड चौथा है डिसिप्लिनरेशन। अब नेक्स्ट आएगा प्रोडक्शन इंचार्ज। इसको भी हम 4 फॉरमैन में या 4 एक्सपर्ट में बांट सकते हैं। एक होता है गैंग बॉस, एक होगा रिपेयर बॉस, नेक्स्ट होगा इंस्पेक्टर एंड नेक्स्ट होगा स्पीड बॉस। इस तरह उसके नीचे और भी वर्कर्स काम। अब जो प्लानिंग इंचार्ज होता है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है वो क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है किसको? उसके वर्कर्स को उनके काम के प्रति। मतलब एक व्यक्ति ऐसा असाइन कर दिया जाता है कि जो वो काम करने वाले हैं उनके नीचे उनको काम बताए कि कैसे काम करना है। दूसरा होता है रूट क्लर्क। रोल ऑफ वॉज मेंशन द रूट इज प्रोडक्शन। मतलब वो किस तरह से प्रोडक्शन करना है उसका रूट तय करता है। नेक्स्ट होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। हिज रोल वॉज अरेंज द टाइम एंड कॉस्ट शीट। मतलब कितने टाइम में इस काम को कंप्लीट किया जाना है, ये किसका काम होता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और नेक्स्ट होता है डिसिप्लिनेरियन। ये कौन होता है? ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो जाकर देखे कि सभी लोग डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये 4 क्या हो जाते हैं? ये प्लानिंग इंचार्ज के अंदर नियुक्त किए जा सकते हैं। अब होता है प्रोडक्शन सुपरवाइजर। जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर होता है वो भी अपने अंदर 4 लोगों को नियुक्त कर सकता है। पहला होता है स्पीड बॉस। फॉरमैन अश्योर टाइमली कंप्लीट द जॉब। मतलब प्रोडक्शन जिस चीज़ का होना है वो टाइम पर कंप्लीट हो, यहाँ पर स्पीड बॉस वो चेक करता है बच्चों। नेक्स्ट होता है गैंग बॉस। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन टू कीप मशीन रेडी फॉर स्टेट ऑफ वर्क। सपोज हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है और हमारी मशीन ही तैयार नहीं है, तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला है कि यहाँ पर एक गैंग बॉस होना चाहिए जो देखे कि जो मशीनरी पे काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट होता है रिपेयर बॉस। ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप मशीन, टूल और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। मशीनें खराब तो नहीं हो गई हैं,
प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में वो हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? रिपेयर बॉस रखता है। नेक्स्ट होता है इंस्पेक्टर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क एंड टेक केयर बाय द इंस्पेक्टर। मतलब क्वालिटी जो होती है, जो लोगों तक पहुँचे, वो उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये कौन देखता है? इंस्पेक्टर देख। नेक्स्ट टेक्निक क्या बताई है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। हम सबसे पहले समझेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। देखिए बच्चों, एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय किसी भी इंडस्ट्री को अपने स्टैंडर्ड पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए। मतलब वो कैसे काम करेगी, कितनी लेबर के साथ काम करेगी, काम करने का ड्यूरेशन कितना होगा, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना चाहिए। जैसे क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करना चालू कर देती है लेकिन कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं है, हम कहते हैं ना यार उसका तो स्टैंडर्ड बिल्कुल ख़राब है। तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के पहले हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट कर लेना चाहिए, चाहे वो मेथड हो काम करने की, चाहे प्रोसेस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो। हम अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, हम सस्ता रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे। यदि क्लॉथ की इंडस्ट्री है, यदि वो शर्ट्स बनाती है तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट है। हम नहीं देखते, हम रेमंड के शर्ट्स लेने जाते हैं तो वाह रेमंड के शर्ट है इनका, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड सेट है। वही हम लोकल शर्ट्स लेते हैं तो बोलते हैं यार ये तो लोकल है, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो अपने स्टैंडर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर लेने चाहिए। इससे होता क्या है? टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो अपनी साइज और अपनी विशेषताओं के कारण सेल होती हैं, ठीक है ना। टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड टू एक्सीलेंस एंड द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। इससे क्या होता है? मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि आपने यदि स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हम इस तरह का ही मटेरियल यूज़ करेंगे तो क्या हुआ? आपके माल की या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सेट हो गई। टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर एंड मशीन। स्टैंडर्ड सेट होने से क्या होता है? वर्कर्स भी अच्छे से काम करते हैं। हम ग्रेजुएट वर्कर्स को ही रखेंगे, उससे नीचे वाले वर्कर्स को हम अपनी इंडस्ट्री में नहीं रखेंगे। ये हमने हमारा स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। हम जो मशीन यूज़ करेंगे हम इस क्वालिटी की ही मशीन यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम दूसरी मशीन नहीं यूज़ करेंगे। ये हमने हमारा स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब नेक्स्ट है इसी में सिंप्लीफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग हमें अपने काम में बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन रखना चाहिए। चाहे आप कितना ही अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर लो, लेकिन काम सिंपल होना चाहिए। इससे होगा क्या? जो मशीन है, लेबर है, इन्वेंट्री है, मेंटेनेंस है, उनके अकॉर्डिंग, अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उन्हें यूज़ किया जा सके। साथ ही साथ इससे होगा क्या? प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ेगी और कॉस्ट रिड्यूस होगी। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे हम कोई सोप बना रहे हैं, ठीक है ना। सोप बनाने के लिए हमें बिल्कुल इसकी सिंपल सी डिज़ाइन रखनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन रखना चाहिए। यदि हम मोल्डेड शेप का सोप बनाएंगे तो उससे उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेल हो। तो हमें क्वालिटी को ध्यान रखना है, साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा हमारा पैसा भी ना लग जाए और प्रोडक्ट भी अच्छा ना बिके। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट में सिंप्लीफिकेशन रखना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट होता है वर्क स्टडी। इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, एनालिटिकल, क्रिटिकल असेसमेंट होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसका। अब क्या होता है? ये मैक्सिमम प्रोडक्शन, मिनिमम एंड बेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी फैक्टर। मतलब जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसमें हर फैक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सही होना चाहिए बच्चों। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जो वर्क स्टडी होती है, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दी गई टेक्निक है, इसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट बताया है उन्होंने मेथड स्टडी। इस स्टडी के अनुसार हर काम को करने की वैसे तो कई मेथड्स होती हैं, ठीक है। हम अपनी पढ़ाई करते हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो रात तक पढ़ाई करता है, 2-3 बजे तक पढ़ाई करता है। कोई बच्चा ऐसा है जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता है, ठीक है ना। पढ़ाई तो वो करता है लेकिन
सबकी पढ़ाई करने की मेथड अलग अलग है। अब आपके लिए कौन सी बेस्ट मेथड है उसे फाइंड करना आपको ज़रूरी है। आपको यदि सुबह अच्छी पढ़ाई होती है तो आप सुबह पढ़ाई कीजिए, यदि आपको रात को अच्छी पढ़ाई होती है तो आप रात को अच्छी पढ़ाई कीजिए। तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये बोला है कि फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की जो बहुत सारी मेथड है उनमें से सबसे जो बेस्ट मेथड है उसको फाइंड करना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। टेलर ने साथ ही साथ ये भी सजेस्ट किया है कि हमको रूल ऑफ थंब मेथड को नहीं मानना है कि यदि कोई मेथड पुराने टाइम से चली आ रही है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, हमें ऐसा नहीं करना है बच्चों। नेक्स्ट होती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में बताया गया है बच्चों कि जब कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो जो उसके मूवमेंट ऑफ बॉडी हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो किस तरह से काम कर रहा है। इसमें यहाँ पर एम्प्लॉय के मूवमेंट, उनके काम करने के तरीकों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जिसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। सपोज मैं एक चेयर पे बैठ के काम कर रही हूँ, मुझे वहाँ पर एक पेन रखने की स्टूल चाहिए, लेकिन वो स्टूल जो है वो थोड़ी सी दूर रखी है। अब मैं बार बार उठती हूँ, उससे पेन उठाती हूँ, बार बार उठती हूँ, पेन उठाती हूँ। तो वहाँ पर मुझे क्या करना है, उस टेबल को खिसका कर मेरी टेबल के पास करना है। इससे क्या होगा कि बार बार मुझे उठना नहीं पड़ेगा और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा बच्चों। अब इसका पर्पस क्या है, टू फाइंड एंड एलिमिनेट वेस्ट मोशन अमंग द वर्कर्स। मतलब जो फालतू के जो काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि बार बार उठ के अपन पेन उठा रहे हैं, इससे अच्छा कि उसको पास कर दो। इसको तरीकों को खोजना और उन्हें दूर करना। डिज़ाइन बेस्ट मेथड टू डूइंग वेरियस ऑपरेशन। मतलब सही तरीका बताना कि भैया ये तुम काम गलत कर रहे हो, तुम्हें इस तरह से काम करना चाहिए। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मोशन स्टडी में बताया है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी का। मतलब ये है कि कोई भी एम्प्लॉय अपना जो उसका काम है वो कितने टाइम में करता है, ठीक है ना। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय अपना काम करे और उसी टाइम लिमिट में अपने काम को अच्छे से अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट कर दे। इससे क्या होगा, उनको अच्छा इंसेंटिव मिलेगा और हमारी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि यदि वो अच्छे से काम करेंगे तो हम उनको पेमेंट करेंगे और हमें दूसरे ज़्यादा एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यदि वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमें लगेगा यार एक व्यक्ति को और रखें। यदि एक ही व्यक्ति अच्छे से काम करेगा तो उसे हम अच्छा पेमेंट देकर हमारी जो दूसरे व्यक्ति की इंसेंटिव कॉस्ट है उसको कम कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट है फैटिज स्टडी। बहुत ही अच्छी स्टडी है ये। द पर्सन इज बाउंड फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली नॉट। इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि वर्कर को फैटिज मतलब चक्कर आ रहा है, वो काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, उसमें काम करने का स्टेमिना है या नहीं। देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं या जितने भी इंसान हैं, सबकी कैपेबिलिटी एक नहीं होती है। कोई बहुत काम कर लेता है, उसे कुछ नहीं होता है, और कोई थोड़ा काम करता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो यहाँ पर फैटिज स्टडी को एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत ही अब जो नेक्स्ट है, क्या टेक्निक एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दी गई, वो है डिफरेंशियल पीस। जो टेलर थे वो इस सिस्टम को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे। उनके अकॉर्डिंग यदि दो व्यक्ति को एक ही समय में अपॉइंट किया गया है और दोनों की सैलरी सेम रखी गई है, लेकिन कुछ समय बाद ये देखा जा रहा है कि जो एक व्यक्ति है वो अच्छा काम कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क से काम कर रहा है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो बहुत ही बेकार काम कर रहा है, बिल्कुल उसको मेहनत पसंद नहीं है, लेकिन दोनों की सैलरी सेम है। तो यहाँ पर टेलर इस चीज़ के बिल्कुल अपोज में थे। उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति जितना काम करता है उसे उतना पेमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक ही समय पे अपॉइंट हुआ है, एक ही सारी उनकी जो स्किल्स हैं सब हैं, लेकिन काम दोनों अलग अलग कर रहे हैं, एक ज़्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग जो काम ज़्यादा करता है उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए और जो काम कम करता है उसे कम। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने वर्कर से कहा कि आपको हर दिन 10 यूनिट बनानी है। यदि आप 10 यूनिट बनाओगे तो आपको 50 रुपये पर यूनिट मिलेगा, और जो 10 यूनिट नहीं बनाएगा उसे 40 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मेहनत से काम कर रहा है, जो अच्छे से काम कर रहा है, उसको हर यूनिट के 50 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति
काम मेहनत से नहीं कर रहा, उसे जितनी भी वो यूनिट बनाएगा 5, 6, 7 उसको 40 रुपीज़ पे होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग जो ज़्यादा मेहनत करता है उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए और जो कम मेहनत करता है उसे कम पैसे मिलने चाहिए। इसका लास्ट टेक्निक जो FW टेलर ने बताई है वो है मेंटल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में FW टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन को बहुत, उनके अकॉर्डिंग जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट हैं उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। वर्कर्स को ये सोचना चाहिए कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉफिट होगा और उसको प्रॉफिट होगा तो हमारी भी आय बढ़ेगी। और जो मैनेजमेंट है उसको ये सोचकर वर्कर से काम कराना चाहिए कि यार ये अच्छा काम करेगा तो हमें भी गेन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस। दोनों का जो मेन एम है वो अपना सरप्लस बढ़ाने पे होना चाहिए, पूरी कंपनी का सरप्लस बढ़ाने पे होना चाहिए, ना कि खुद का सरप्लस बढ़ाने पे होना चाहिए। जब कंपनी अच्छा करेगी तो सभी को आय होगी, सभी। साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, इस तरह का एटीट्यूड सभी वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। तो यहाँ पर FW टेलर की टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। उन्होंने हर टेक्निक में साइंस का यूज़ किया है। उनके अकॉर्डिंग बिना साइंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट समझी जो कि FW टेलर द्वारा दी गई थे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक